Good morning all. I am Dr. Saroj Bala, Assistant Professor in Political Science, Gandhi Memorial National College, Ambala, Kent. Today we will discuss about political methodology, economic and social ideas of दादा भाई नौरोजी। तो सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल मेथोडोलॉजी ऑफ दादा भाई नौरोजी। उनकी क्या राजनीतिक उनकी पद्धति थी। दादा भाई नौरोजी की जो राजनीतिक पद्धति वह संवैधानिक राजनीतिक पद्धति के नाम से भी फेमस है। दादा भाई नौरोजी के राजनीतिक चिंतन का जो अध्ययन करने के बाद हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि वो एक उदारवादी राजनीतिज्ञ थे। उनका शांति और अहिंसा में बहुत गहरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने हमेशा ही संवैधानिक साधनों का प्रयोग करने की बात की और उन्होंने संवैधानिक आंदोलन की पद्धति को ही सबसे श्रेष्ठ माना है और उनकी संवैधानिक साधनों की श्रेष्ठता में ही उनका विश्वास था। तो उनकी राजनीतिक पद्धति के बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट है आधारभूत धारणाएं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। दादा भाई नौरोजी के राजनीतिक चिंतन की और उनकी राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर अगर हम बात करें तो यह कहा जा सकता है कि उनकी राजनीतिक पद्धति संवैधानिक थी और इस पद्धति का मूल मंत्र था कि किसी भी प्रकार के असंवैधानिक साधनों का सहारा ना लिया जाए। अगर परिवर्तन चाहिए या किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है तो संवैधानिक तरीकों से ही प्राप्त किया जाए, ना कि असंवैधानिक तरीकों का यूज़ किया जाए। तो इस प्रकार उन्होंने 3 तरह की मान्यताओं की बात की है, जिसको हम उनकी राजनीतिक पद्धति की आधारभूत मान्यताएं कह सकते हैं। तो उसमें पहली बात आती है अपने कार्यों के न्यायोचित होने में पूर्ण विश्वास। तो उनका अपने काम के न्यायोचित होने में पूर्ण विश्वास था। तो वो कहते थे कि काम ऐसा होना चाहिए जो न्यायोचित हो, ताकि दूसरे व्यक्ति से मनवाना आसान हो जाए और वह भी संवैधानिक तरीकों से मनवाना आसान हो जाए। दूसरी बात आती है ब्रिटिश शासकों और जनता के न्याय भावना में विश्वास। देखिए, वे उदारवादी थे, कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा ब्रिटिश शासक और वहाँ की जनता की न्याय की भावना में भी उनका पूर्ण विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार हमारी बातों को समझेंगी और हमारे साथ न्याय करेंगी, ऐसा उनका विश्वास था। नेक्स्ट, उनकी जो अवधारणा है उसका जो आधार था वह था ब्रिटिश लोगों को विश्वास दिलाना कि हमारा काम उचित है और उसके लिए अथक प्रयास करना अपने काम को उचित ठहराने के लिए और उनको प्रूव करने के लिए कि कार्य उचित होने चाहिए और उनके कार्य उचित हैं। तो यह विश्वास दिलाने का भी उनकी जो धारणा थी, उनकी काम करने की पद्धति थी, यह उनकी आधारभूत धारणा का एक हिस्सा है। नेक्स्ट बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। देखिए, उन्होंने संवैधानिक उपायों की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की बात की है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में अगर हम बात करते हैं तो उनका शुरू से ही संवैधानिक साधनों में पूर्ण विश्वास था। उनकी धारणा थी कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए संवैधानिक साधनों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। वह स्वशासन के लक्ष्य को भी संवैधानिक साधनों के माध्यम से ही प्राप्त करना चाहते थे। तो वह मानते थे कि संवैधानिक संघर्ष को अनुशासनात्मक, अहिंसात्मक और संवैधानिक ढंग से ही चलाना होगा, नहीं तो भारत की जो ये पराधीनता है वह बहुत लंबी चल सकती है। इस वजह से उन्होंने हमेशा संवैधानिक साधनों को ही सुझाया। वो ये भी जानते थे कि राजनीतिक और प्रशासकीय तौर पर भारत अभी पूरी तरीके से भारतीय जो नागरिक हैं, भारतीय लोग हैं, जागरूक नहीं हैं। तो इसलिए भारतीय अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को उस समय की परिस्थितियों के अनुसार अंग्रेज़ों के प्रति हिंसा, क्रांति या विद्रोह करके प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भारतीयों के लिए सबसे उचित मार्ग यही है कि वे संवैधानिक ढंग से एक इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ को, अपनी मांगों को ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखें और ब्रिटिश जनता की नैतिकता और स्वाधीन प्रियता को उकसाएं, ताकि ब्रिटिश जनता भी उनकी नैतिकता को समझे और इस प्रकार धीरे 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 वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने संवैधानिक साधनों में ही हमेशा विश्वास दिखाया। तो इसी आधार पर उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने अपनी जो शिकायतों की लिस्ट रखी वह भी संवैधानिक साधनों के आधार पर ही रखी। उन्होंने कहीं पर भी हिंसात्मक साधनों का प्रयोग नहीं किया। तो उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है
वह बात आती है मूवमेंट बेस्ड ऑन टॉलरेंस, धैर्य पर आधारित आंदोलन। दादा भाई नौरोजी की जो राजनीतिक पद्धति थी, उसका जो तीसरा आंदोलन था वो उनकी पद्धति का, वह धैर्य पर आधारित था। नौरोजी की जो राजनीतिक पद्धति थी उसमें उनकी संतुष्टि, संयम, विवेक, शांति प्रियता और अहिंसा, इन सभी चीज़ों की एक प्रधानता झलकती थी। उनकी हमेशा से इच्छा थी कि आंदोलन कभी भी हिंसात्मक और भयंकर रूप धारण करने वाला नहीं होना चाहिए, असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। वो इस बात से परिचित तो थे कि अंग्रेज़ों के सामने सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन परिस्थितियों के अनुसार, उन परिस्थितियों में ऐसा मानते थे कि अंग्रेज़ों को बोल बोल कर ही जगाना पड़ेगा। उनको हम एक बार भी हिंसा के माध्यम से नहीं, हम उन परिस्थितियों में हम हिंसा का सहारा लेकर कभी भी आज़ादी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने हमेशा धैर्य का सहारा लेना ही श्रेयस्कर समझा। तो इस आधार पर जो उनका आंदोलन था वह धैर्य पर आधारित था। नेक्स्ट बात आती है लेंदी स्ट्रगल, लंबा संघर्ष। दादा भाई नौरोजी ने अनुभव किया था कि यदि राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक साधनों को नहीं अपनाया गया तो भारत की जो आज़ादी का काल है वो और भी लंबा हो सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने में देर हो सकती है। क्योंकि वो जानते थे कि भारत में अभी राजनीतिक और प्रशासकीय जागरूकता की बहुत कमी है, जिसे भारतीयों को अभी उसको प्राप्त करना है, जागरूकता को प्राप्त करना है। जबकि वे जो याचिका पद्धति है, जिसमें हम कहेंगे कि रिक्वेस्ट करके हम ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करके उनकी न्यायप्रियता की वेट करें, तो उनका विश्वास था कि ब्रिटिश न्यायप्रियता में उनका पूरा विश्वास था, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी पद्धति में बलिदान भी होना चाहिए। ब्रिटिश की जो रिएक्शनरी एटीट्यूड था उससे उनको बहुत बुरा लगता था, इसलिए उन्होंने 1893 में लाहौर के जो कांग्रेस के जो अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने देशवासियों को बलिदान के लिए तैयार रहने की भी बात कही थी, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के रिएक्शनरी एटीट्यूड को जानते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से यह शिक्षा लेने पर भी बल दिया कि भारतीय लोगों को अंग्रेज़ों से शिक्षा लेनी चाहिए कि वे लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कितना बलिदान करते हैं और कितने धैर्य के साथ हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। तो अपनी राजनीतिक पद्धति के बारे में उन्होंने ये बताया कि हमारे लिए सबसे आवश्यक है कि हम स्वयं अंग्रेज़ों से प्रदर्शनों, सभाओं या याचिकाओं के द्वारा बड़े से बड़े पैमाने पर और ज़्यादा से ज़्यादा धैर्य के साथ आंदोलन करना सीखें। और यह सब शांतिपूर्वक तरीके से लेकिन उत्साह के साथ किया जाना चाहिए। आंदोलन इंग्लैंड के संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और औद्योगिक इतिहास का जीवन और आत्मा है। आंदोलन के द्वारा ही अंग्रेज जाति ने अपनी सभी जो उपलब्धियां हैं, अपनी स्वतंत्रता है, अपनी समृद्धि है और सभी मामलों में जो वर्ल्ड में एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उसका कारण आंदोलन ही है। लेकिन प्रतिदिन वो अपने आंदोलन को अपने डे टू डे लाइफ का हिस्सा मानते हैं। तो इंग्लैंड का संपूर्ण जीवन एक आंदोलन के समान है और आंदोलन नैतिक शक्ति का सभ्य और शांतिपूर्ण अस्त्र है, और जब संभव हो तब पाशविक भौतिक बल से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि संवैधानिक तरीकों को ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि पाशविक बल को। नेक्स्ट बात आती है अवेकनिंग टुवर्ड्स राइट्स, अधिकारों के प्रति नवीन चेतना। तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने जो राजनीतिक पद्धति की बात की है, उन्होंने अपनी राजनीतिक पद्धति में भारतीयों में, विशेषकर युवा पीढ़ी में, यंग लोगों में अपने अधिकारों के प्रति नवीन चेतना को जागृत करने का प्रयास किया है। इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। उन्होंने संवैधानिक आंदोलन के माध्यम से भारतीयों में अधिकारों के प्रति जागृति लाने का प्रयास किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए, अपने आंदोलन के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संवैधानिक उपायों को ही उचित बताया है। उनका उद्देश्य अंग्रेजों को यह बताना था
कि भारतवासियों के अधिकारों की मांग क्या है और अंग्रेजों को उन अधिकारों को क्यों मान लेना चाहिए। इस प्रकार दादा भाई नौरोजी हमेशा ही भारत में भारत के युवाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना चाहते थे। हमेशा ही उनमें ये भावना लाना चाहते थे कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहें। उनका मानना था कि अगर भारतवासी पैसिव होकर बैठ गए और आंदोलन नहीं करेंगे तो अंग्रेजों के लिए यह सोचना स्वाभाविक सी बात हो जाएगी कि भारतीय तो संतुष्ट हैं, इसलिए उनकी कोई राजनीतिक इच्छाएं नहीं हैं। इसलिए आंदोलन को दादा भाई नौरोजी बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे, ताकि अंग्रेजों को ये मैसेज ना जाए कि भारतीय तुम्हारे राज्य शासन प्रणाली से संतुष्ट है, उनकी कोई भी डिमांड नहीं है। नेक्स्ट बात आती है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रैक्टिकल, व्यापक और व्यवहारिक। जो उनकी मेथोडोलॉजी थी, उनकी जो राजनीतिक पद्धति थी, वो एक बहुत ही विशेष तौर पर व्यापक और व्यवहारिक भी थी, क्योंकि संवैधानिक आंदोलन की पद्धति जो उनकी थी उनको गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह उन्होंने भी स्वीकार किया था। लेकिन उन दोनों की तुलना में भी नौरोजी की जो पद्धति थी व्यापक और व्यवहारिक थी। उनकी राजनीतिक पद्धति में स्वदेशी बहिष्कार को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। तो उन्होंने ये जो अपनी दो कॉन्सेप्ट थे जिनको हम कहेंगे स्वदेशी और बहिष्कार, उनका उन्होंने भरपूर समर्थन किया, दोनों अवधारणाओं का। अपनी व्यापक और व्यवहारिक पद्धति के कारण ही जो दादा भाई नौरोजी हैं वो कांग्रेस के दोनों जो पक्ष थे, उदारवादी और उग्रवादी, जो दोनों ग्रुप थे, उनको संतुष्ट करने में सफल रहे। तो दोनों ग्रुप्स के साथ उनका लिंक था। तो स्वराज की मांग और उसे प्राप्त करने के लिए स्वदेशी और बहिष्कार की नीतियां अपनाने के लिए दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के दोनों पक्षों के वो निकट चले गए थे इस नीति अपनाने के कारण। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे अंग्रेज़ों की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी, जो उनकी उपेक्षा करने की जो पॉलिसीज़ थी, उनसे वो बहुत निराश हो गए और उनसे दुखी होकर दादा भाई नौरोजी धीरे धीरे उग्र होते चले गए और उनकी भाषा भी कठोर होती चली गई। तो उनकी आलोचना उन्होंने बहुत ही बुरे प्रहारक तरीके से की है, परंतु उन्होंने फिर भी अपना संतुलन नहीं खोया। उनकी रिएक्शनरी पॉलिसीज़ के बावजूद भी, अंग्रेजों की आलोचना के बावजूद भी उन्होंने कभी भी हिंसात्मक प्रवृत्ति को नहीं उकसाया, बल्कि हमेशा ही संवैधानिक आंदोलनों को की ही बात की है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी की जो संवैधानिक राजनीतिक पद्धति थी उससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सत्ता के नैतिक आधार में विश्वास नहीं था, परंतु यह ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने 1893 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के भाषण में राजनीति के नैतिक आधार में विश्वास प्रस्तुत किया है। क्योंकि उनकी बातों से अगर हम बात करें कि उनका नैतिक आधार में विश्वास नहीं था, अगर उनके बारे में ऐसा कहें तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि उनका हमेशा से ही राजनीति के नैतिक आधार में विश्वास था। कभी भी वो पाशविक बल में विश्वास नहीं करते थे। तो इस आधार पर उनकी जो राजनीतिक पद्धति थी वह संवैधानिक साधनों में विश्वास करने वाली थी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी राजनीतिक पद्धति बहुत ही अहिंसात्मक थी। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के जो आर्थिक विचार थे उनके बारे में अब हम बात करेंगे। दादा भाई नौरोजी के चिंतन में उनका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक होने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक आधारों के सिद्धांत का निर्माण किया। उनकी जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने भारतीय इकोनॉमी की जो डिटेल में व्याख्या की है। उन्होंने भारत से किस तरीके से जो इकोनॉमिक ड्रेन हुआ है उसके बारे में बात की है। पूंजी के निर्गम सिद्धांत की जब हम बात करेंगे, उस तरीके से उन्होंने साम्राज्यवाद की नीतियों को बताया है, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने साम्राज्यवाद फैलाकर हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी के माध्यम से भारत को गरीब बनाने का प्रयास किया है। तो दादा भाई ही नौरोजी ही ऐसे थे जिन्होंने सोते हुए भारतीयों को जगाकर यह चेतावनी दी कि अगर वो इकोनॉमी के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो एक दिन भारत गरीब से और गरीब होता चला जाएगा और सारा धन इंग्लैंड की ओर बहता चला जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने
अपने आर्थिक विचारों के माध्यम से भारतीयों को जागरूक करने का प्रयास किया। तो अब हम उनके आर्थिक विचारों के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है पॉवर्टी एंड इट्स रीजन इन इंडिया, गरीबी और उसके कारण। दादा भाई नौरोजी भारत की गरीबी से बहुत ही चिंतित थे, इसलिए उन्होंने अपनी दोनों पुस्तकें पॉवर्टी इन इंडिया एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में गरीबी और उसके कारणों के बारे में बात की है। तो उन्होंने जगह जगह अलग अलग आंकड़े देकर समझाने की कोशिश की है कि भारत किस तरीके से दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने गरीबी के जो कारण बताए हैं उसमें उन्होंने बताया कि भारतीयों की इनकम कम होना, अंग्रेजों के द्वारा माल बाहर ले जाना, कम धनराशि वाली चीज़ों को भारत में लाना, भारतीयों से ज़्यादा टैक्स वसूल करना, कारखाने, फैक्ट्रीज, सिंचाई और आवागमन के साधनों की तरफ ध्यान न देना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो अंग्रेज़ों ने अपने बड़े अधिकारियों की पॉकेट भरने में रुचि लेना, इस तरह के बहुत सारे कार्य जो हैं अंग्रेज़ों के, जो भारत को गरीबी की दिशा में ले जा रहे हैं। तो यही भारतीयों की गरीबी का कारण है। नेक्स्ट बात आती है थियरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, आर्थिक निर्गम या निष्कासन का सिद्धांत भी बोलते हैं इसे। उन्होंने बताया कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय जो इकोनॉमी है, वित्त है, उनकी विभिन्न समस्याओं पर अपनी जो उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स बताए, उन्होंने समस्याओं का मूल कारण जानने के बाद वैज्ञानिक पद्धति से उसका एनालिसिस किया। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत इकोनॉमिक ड्रेन का शिकार होता जा रहा है। उन्होंने जो निर्गम सिद्धांत है उसमें उन्होंने बताया है कि भारत से पूंजी कई तरह से बाहर निर्यात की जा रही थी। तो उन्होंने बताया कि भारत में काम करने वाले जो अंग्रेज हैं उनके द्वारा अपनी बचत खाते की बड़ी बड़ी रकमें इंग्लैंड भेज दी जाती थी, और दूसरी ओर भारत प्रशासन पर इंग्लैंड में गृह सरकार पर किया जाने वाला जो खर्च है वह भी भारत पर थोप दिया जाता था। जो इंग्लैंड में जो लोग काम करते थे उनका जो खर्चा आता था वो खर्चा भी भारतीयों की पॉकेट से ही पूरा किया जाता था। और दूसरी ओर जो था, सरकार भारत के प्रशासन पर किए जाने वाले खर्च को भी जनता से ही वसूलती थी, और जबकि इस खर्चे का लाभ इंग्लैंड की जनता को मिलता था। इतना ही नहीं, भारत के द्वारा जो इंग्लैंड की सरकार है उसको भारत में लगी जो ब्रिटिश पूंजी है उसके ब्याज को चुकाने के लिए भी बहुत बड़ी रकम इंग्लैंड को देनी पड़ती थी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि भारत के द्वारा भेजी गई राशि दोबारा से इंग्लैंड द्वारा भारत में ही प्लान की जाती है, भारत में ही यूज़ की जाती है। तो इससे भारत के जो आर्थिक क्षेत्र में जहाँ पर ब्रिटिश पूंजी का निवेश बढ़ रहा था वहीं पर भारतीयों की पूंजी व्यापार में कमी होती जा रही थी। तो इसलिए ऐसी आर्थिक स्थिति भारत के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रही थी। तो ऐसी स्थिति पर उन्होंने प्रकाश डाला है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी के माध्यम से कि किस तरीके से भारत से हमारी जो आर्थिक निर्गम है किस तरीके से होता जा रहा है। नेक्स्ट बात आती है क्रिटिसिज्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या के तर्क की आलोचना। दादा भाई नौरोजी ने भारत में जो गरीबी के लिए उत्तरदायी कारण हैं उन कारणों को जब अंग्रेज़ों के सामने रखा तो इसके विरोध में अंग्रेज़ों ने कहा कि भारत में जो गरीबी है उसका जो मुख्य कारण है वह है भारत की बढ़ती हुई आबादी, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों की इस आधार पर आलोचना की, उनके इस तर्क को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने लिखा कि अधिक जनसंख्या का जो तर्क दिया जाता है वह ब्रिटिशर्स की शांति के कारण उत्पन्न वृद्धि की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो शांति उत्पन्न की है भारत में, इस वजह से जो भारतीय जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और वो ये बात भूल गए थे कि ब्रिटेन ने जो भारतीयों को निकासी के माध्यम से जो बर्बादी दी है वो उसको बिल्कुल ही भूल गए थे, जिसको दादा भाई नौरोजी ने फोकस किया है। तो वो निर्गम के आर्थिक नियमों के क्रियाकलापों की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि किसी अज्ञात कारणों से अंग्रेज ये भूल गए हैं कि भारत में किसी भी तरह का इकोनॉमिक रूल लागू नहीं किया गया है, कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी लागू नहीं की गई है। अपनी ही मनमानी के माध्यम से ब्रिटिशर्स अपनी नीतियों के ड्रेन जो पॉलिसीज़ हैं उनके माध्यम से काम कर रहे हैं, जिससे जो आर्थिक नियमों के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि भारत में ही भक्षण किया जा रहा है
और फिर भी भारत से क्रूर जो निष्कासन है, जो इकोनॉमी है भारत की, वो कंटिन्यू चली जा रही है। शोषण भी भारतीयों का हो रहा है और इकोनॉमी जो है वो भारतीयों की ही ड्रेन होती जा रही है। तो इस आधार पर जब अंग्रेजों ने इसका कारण इंडिया की जनसंख्या बताया, तो इसके विपरीत उन्होंने इस पर अंग्रेजों पर ही वापस आरोप लगाया कि इसके दोषी अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियां हैं और अंग्रेजों की ड्रेन थ्योरी है। नेक्स्ट बात आती है क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। उन्होंने अंग्रेजों के साम्राज्यवादी विचारधारा की आलोचना की है। उन्होंने राजनीतिक साम्राज्यवाद के साथ साथ आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना की भी बात की है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की जो ये आंतरिक भावना है राजनीतिक साम्राज्यवाद के साथ साथ आर्थिक साम्राज्यवाद की, उसको दादा भाई नौरोजी ने पहले ही भांप लिया था। इसलिए उन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन के आर्थिक पक्ष के प्रति भारतीयों को जागृत किया और उन्होंने अपने विभिन्न लॉजिक देकर एनालिसिस करके यह सिद्ध किया कि अगर भारतीय अपनी निर्धनता दूर करना चाहते हैं, तो वो अपना अस्तित्व और अपना जो एग्जिस्टेंस है बनाए रखना चाहते हैं, तो उनको अंग्रेजों के शासन से लोहा लेना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने राजनीतिक विचारों में स्वराज को इतना स्पष्ट नहीं किया जितना उन्होंने आर्थिक विचारधारा के माध्यम से आर्थिक साम्राज्यवाद का पर्दाफाश करने की बात की है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। उनकी जो इकोनॉमिक थ्योरी की बात आती है दादा भाई नौरोजी की, उन्होंने किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक जो ड्रेन थ्योरी की बात की है कि किस तरीके से जो इकोनॉमी है हमारे भारत से ड्रेन की जा रही है अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज़ों के माध्यम से। तो उन्होंने जो निर्गम की जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ से धन किस किस फॉर्म में निकाला जा रहा है, उस बारे में बात की है, जिसको हम कहेंगे टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। तो दादा भाई नौरोजी ने सिद्ध कर दिया कि भारत की गरीबी का जो मेन कारण है वो भारत से इंग्लैंड में जाने वाली धनराशि है। तो उन्होंने अपनी जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें बताया कि लगभग 3 से 6 करोड़ पाउंड तक की राशि इंग्लैंड से इंडिया से प्रतिदिन भारत से इंग्लैंड में जा रही है। उन्होंने बताया कि गरीबी के अंतिम स्तर पर भारत पहुंच गया है और ये सब अंग्रेज़ों की जो इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी है उसके माध्यम से ही हुआ है। तो प्रति वर्ष इतनी मात्रा में धन भारत से बाहर जाना किसी भी देश के लिए घातक हो सकता है, तो उसी तरीके से भारत के लिए भी एक बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके बताए निर्गम के, जिसमें इकोनॉमिक ड्रेन की तरीके बताए, जिसमें उन्होंने बताया है कि ब्रिटिश अफसरों की पेंशन है वो भारत से जाती है, युद्ध विभाग को जो भुगतान किया जाता है ब्रिटेन के जो युद्ध विभाग को, वो सभी इंडिया के माध्यम से जाता है। भारत सरकार का जो इंग्लैंड में खर्च होता है वह भी इंडिया के पैसों से ही दिया जाता है। और जो बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं जो भारत में हैं लेकिन हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो अपनी कमाई अपने देशों में भेज रहे हैं, वह भी इंडिया की ही कमाई इंडिया के पैसे के रूप में ही भेजी जा रही है। नेक्स्ट आता है मोरल डेफिसिट, नैतिक दरिद्रता। नैतिक दरिद्रता की बात करते हैं वो आर्थिक, उन्होंने कहा है कि जो गरीबी का कारण है धन का बाहर जाना है, लेकिन आर्थिक निर्गम उन्होंने बताया कि केवल गरीबी का ही कारण नहीं है बल्कि भारत का नैतिक पतन भी हो रहा है, नैतिक गरीबी भी आ रही है। सिर्फ आर्थिक गरीबी नहीं बल्कि नैतिक गरीबी भी भारत में आ रही है इस पॉलिसी की वजह से। क्योंकि उन्होंने बताया कि भारत में जो विदेशी लोग काम कर रहे हैं वो अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, इंडिया से अपना अनुभव और अपनी नॉलेज प्राप्त करते हैं, और फिर जो इनका नॉलेज है, इनका अनुभव है, जिनका भारत को फ़ायदा होना चाहिए था, और उससे भारत वंचित रह जाता है क्योंकि सभी अधिकारी अपना एक्सपीरियंस और अपना ज्ञान साथ लेकर वापस अपने देश में चले जाते हैं। तो सभी उच्च पदों पर जो लोग हैं वो यूरोपीय लोग हैं और वो रुपया कमाकर अनुभव और ज्ञान प्राप्त करके अपने देश में वापस चले जाते हैं भारत को छोड़ के। तो इस प्रकार भारत अनुभवी और विवेकशील लोगों से वंचित रह जाता है, उनका लाभ नहीं उठा पाता। तो इस आधार पर उन्होंने भारत की आर्थिक और नैतिक दोनों आधार पर दरिद्रता की बात की है। नेक्स्ट बात आती है डिमांड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।
भारतीयों के लगातार शोषण को देखकर दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक सुधारों की मांग की। उन्होंने अपने आवेदन पत्रों में आग्रह किया कि भारत की जो वित्तीय स्थिति है उसमें एक संतोषजनक तरीके के सुधार की आवश्यकता है। तो इसलिए उन्होंने एक जांच समिति का गठन करने की भी बात की ब्रिटिश पार्लियामेंट से। उनके प्रयासों के चलते ऐसी संसदीय समिति का गठन भी किया गया और इस समिति के सामने दादा भाई नौरोजी ने बहुत सारे ज्ञापन दिए, बहुत सारे वाद विवाद उठाए, लेख भी पढ़े। तो उनके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे आर्थिक सुधारों की मांग भी की और इसके माध्यम से एक शाही कमीशन भी नियुक्त किया गया था भारतीयों के खर्चों की जांच करने के लिए। तो दादा भाई नौरोजी इस कमीशन के सदस्य भी बने। नेक्स्ट बात आती है सजेशंस रिगार्डिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उन्होंने आर्थिक सुधारों के संबंधी बहुत सारे सुझाव भी दिए। उन्होंने इन सुझावों में बहुत सारी बात की। उन्होंने ब्रिटिश जनता से और ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो फिनेंशियल रिलेशंस हैं उनकी सही तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए और उन्हें नैतिक और न्यायपूर्ण आधार पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने फिर सुझाव दिया कि भारत के जो राजस्व है उस पर जो अनेक मदों का जो व्यय है, बहुत सारी जो तरीकों का जो खर्च है वो इंग्लैंड के कोष से दिया जाना चाहिए, ना कि भारतीयों के कोष से। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, उनकी जो पेंशन्स हैं, उनके लिए भी एक सही तरीके से आर्थिक सुझाव उन्होंने दिए कि कहाँ से किस तरीके से वो सभी खर्च किया जाना चाहिए, उसको किस तरीके से प्लान किया जाना चाहिए ताकि दोनों के बीच में वित्तीय संबंधों को सही तरीके से जांचा पड़ताला जा सके। उसके बाद बात आती है अंग्रेज़ों को चेतावनी, वार्निंग टू ब्रिटिशर्स। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों को भारतीयों के प्रति अपनी जो अंग्रेज जो भारतीयों के प्रति जो शोषण की नीति अपनाते थे उससे वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। इसलिए उन्होंने नैतिक और आर्थिक शोषण से दुखी होकर अंग्रेज़ों को चेतावनी दे डाली और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारत का भौतिक और नैतिक विकास इसी तरह जारी रहा तो देश में एक दिन ऐसी क्रांति का विस्फोट होगा जो अंग्रेजी शासन की नींव को हिला देगा और यदि भारतीय की शिकायतें दूर नहीं की गई तो भारत के साथ न्याय नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं है कि भारतीयों में एक तरीके से एक आंदोलन और एक क्रांति होगी भारतीयों में और वह क्रांति अंग्रेजी शासन की नींव को हिला देगी। तो इस आधार पर उन्होंने अपने आर्थिक विचारों के माध्यम से भारतीयों को अपने आर्थिक जो ड्रेन थ्योरी थी उसके माध्यम से उन्होंने भारतीयों को बहुत सारी चीज़ों के लिए सचेत किया और जिसके माध्यम से उन्होंने अपना बहुत अधिक योगदान दिया है हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो थॉट है उसमें। तो इस आधार पर उनकी जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी है वो भारतीय चिंतन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आती है सोशल फिलॉसफी ऑफ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की जो सामाजिक दर्शन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने धार्मिक और सामाजिक चिंतन की बात भी उन्होंने की है कि किस तरीके से उन्होंने फीमेल एजुकेशन की बात की है कि अंग्रेज़ों के टाइम में जो नारी शिक्षा है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्होंने नारी शिक्षा के लिए बहुत कुछ ध्यान दिया, उन्होंने इस पर बल दिया और इसके तरफ सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करवाया। तो इसलिए उन्होंने गुजराती ज्ञान प्रकाशन मंडली नामक संस्था के माध्यम से उन्होंने बम्बई में नारी शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत अधिक कार्य किए और उनकी ही प्रेरणा से बॉम्बे में जो बालिका विद्यालय है वो बहुत सारे खोले गए और इस तरीके से नारी शिक्षा के प्रति उन्होंने विशेष ध्यान दिया। नेक्स्ट बात आती है सामाजिक बुराइयों का विरोध। उन्होंने बहुत सारी सोशल इविल्स हैं जैसे अंधविश्वास है, धार्मिक कुरीतियाँ हैं, रूढ़िवादिता है, इन पर उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने विधवा विवाह के प्रचार के बारे में भी विशेष रुचि ली और उन्होंने शराब जैसी सामाजिक बुराई को भी मिटाने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास किए। नेक्स्ट बात आती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस एसोसिएशंस। उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं के गठन की भी बात की जिसमें उन्होंने स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, बॉम्बे एसोसिएशन, ईरानी फंड, विधवा विवाह सभा और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो समाज में विशेष योगदान दे सकती हैं उनकी स्थापना के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किए। नेक्स्ट आता है इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन। उन्होंने औरतों के कल्याण के लिए, औरतों के जो शोषण है उससे बचाने के लिए उन्होंने नारी शिक्षा और साथ में विधवा विवाह पर भी विशेष फोकस किया कि जिसके माध्यम से औरतों का कल्याण हो सके, महिलाओं का कल्याण हो सके। तो ये इनके आर्थिक और सामाजिक विचार थे
और इसके बाद हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो इनकी पॉलिटिकल मेथोडोलॉजी है, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, जिससे बनता है डिस्क्राइब दी पॉलिटिकल मेथोडोलॉजी ऑफ दादा भाई नौरोजी। और नेक्स्ट आता है राइट एंड नोट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक व्यूज ऑफ दादा भाई नौरोजी। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में दादा भाई नौरोजी का क्या योगदान था, तो इस आधार पर हम इन क्वेश्चंस का एनालिसिस कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।